गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है 2020 की वो चलाई हुई है और अभी तक काफ़ी सारी जो फर्स्ट पेपर है उसकी हमने डाल दी है और सेकंड पेपर के हम लोगों ने 2 से 3 वीडियोस डाल चुके हैं। और आज जो है वो बिजनेस फाइनेंस जो हमारा यूजीसी पेपर नेट कॉमर्स का है अपना है, उसके पेपर सेकंड का जो बिजनेस फाइनेंस है उसके 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन जो आपके लिए आज सेटअप किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और मैंने इस हिसाब से इस पूरी वीडियो को सेटअप किया है, पूरे स्लाइड्स को सेटअप किया है कि आपके ना पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, हर पॉइंट में से हर जो अपने चैप्टर्स हैं उन सभी में से मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और वो आपके यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। दूसरा, अगर आपने तैयारी की हुई है तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है और अगर आपने तैयारी नहीं की हुई है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपको एक तो समरी सी मिल जाएगी। हाँ भी होता क्या क्या है, मोटा मोटा मिल जाएगा। बस आपको वहां पे बुक में जाके या कहीं भी आप नेट पे पढ़ोगे तो वहां पे सिर्फ आपको लाइंस पढ़नी है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको क्या कहता है, नोट। सबसे पहली बात, नोट को ध्यान कर लो, क्योंकि अगर आप नोट को नहीं ध्यान करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये बहुत बार होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीजें होती हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अगर आप में किसी को पता है जल्दी जल्दी पॉज करो और अपना बोलना शुरू करो। होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीजें होती हैं, 3 ए आते हैं, 3 ए आते हैं, 3 ए आते हैं, जिनमें 3 ए में क्या बात की जाती है, 3 ए जिनमें बात की जाती है एक्विजिशन की, अलोकेशन की एंड अप्रोप्रिएशन की। अलोकेशन, अप्रोप्रिएशन एंड एक्विजिशन। सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन ऑफ फंड्स को हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर अलोकेशन ऑफ फंड्स जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जिसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। चलिए, तो क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंड में फाइनेंसिंग डिसीजन आता है अपना। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फंड में फाइनेंसिंग डिसीजन आता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या क्या आते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है अपने पास सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज। लिवरेज पहले एग्जाम में हमारे पास था, मगर अब एग्जाम में ये सिलेबस में नहीं है तो हमारे लिए अभी रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, तो हमें यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा अलोकेशन ऑफ फंड्स जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब देखो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 जगह कर सकते हैं, और जब हम असेट में करते हैं, जब असेट यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है हमारे पास करंट असेट्स और दूसरी होती है नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स, जब हम करंट असेट्स की मैनेजमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, और जब हम नॉन करंट असेट्स की बात करते हैं तो उधर बात करते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की। ठीक है, तो पहला क्या था, एक्विजिशन ऑफ फंड, दूसरा क्या है, अलोकेशन ऑफ फंड, और तीसरा है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में आता है डिविडेंड डिसीजंस, जिसमें हम डिविडेंड पॉलिसीज की बात करते हैं कि हमें डिविडेंड पे करना चाहिए या रिटेन करनी चाहिए। रिटेन का मतलब होता है पे नहीं करना, उन डिविडेंड्स को पे नहीं करना, अपने पास संभाल के रख लेना। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, ये बेसिक है बिल्कुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये मैनेजर जो है मेनली वो यही 3 काम करता है, एक्विजिशन ऑफ फंड का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, चलिए अब बैक टू क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कहता है, क्या क्रेडिट पॉलिसी टूवर्ड्स कस्टमर होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिल्कुल होती है। कैपिटल पे आउट डिसीजन नहीं होती सरकार। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बिल्कुल होती है। डिविडेंड पे आउट डिसीजन किसमें होता है, मैंने अभी आपको बताया, जल्दी बोलिए जल्दी। डिविडेंड डिसीजन में, जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका, सी। आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, तो
जो अपना डिविडेंड पे आउट डिसीजन है वो क्या है, डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज ए रिजल्ट ऑफ, मार्केट वैल्यू की जो मार्केट वैल्यू है जो फर्म की, वो किस कारण होती है, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन कारण होती है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हो। नहीं मैं तो सही कह रहा हूं। नहीं सर आप गलत कह रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन अकेले इन्वेस्टमेंट डिसीजन की मदद से नहीं होता है, अकेले इन्वेस्टमेंट डिसीजन की मदद से नहीं होता है। दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नहीं सर फिर गलत चीज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वजह से नहीं। फाइनेंसिंग डिसीजन, नहीं सर क्या बात कर दी, फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे हो सकता है ना। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, सर ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। नहीं सर सुना होगा आपने, ध्यान रखो। आपने एक बात सुनी होगी कभी, जितना आप रिस्क ज्यादा लोगे उतना आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी थी ना। हाँ, इसी को कहते हैं हम लोग रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, क्या कहते हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जब आपका रिस्क बढ़ेगा, जब आपका जो है वो रिस्क बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर्स क्या कहेंगे, इन्वेस्टर्स कहेंगे भाई हमारा तो रिस्क बढ़ रहा है, आप हमें रिटर्न ज्यादा दो। अगर रिटर्न नहीं दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपका अगर रिस्क बढ़ रहा है तो आप हमें रिटर्न, हमारा जो अगर रिस्क बढ़ रहा है तो आप हमें रिटर्न ज्यादा दो। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा जो है इसके हम क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ। ठीक है, जब हमारा जो है रिटर्न बढ़ता, रिस्क बढ़ता है तो हम रिटर्न भी बढ़ाते हैं भाई साहब। जब हमारा रिस्क बढ़ेगा तो हम रिटर्न भी बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस चीज को, ये जो प्रोसेस चल रही है या जो ये काम चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। इसका आंसर क्या है, फोर्थ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लीज। फिर से चीज कह रहा हूं आपको ध्यान रखना, नोट बोला है, नोट। अगर आपने नोट को ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लीज। कौन सा आपका टाइप नहीं है लीज का? क्या ऑपरेटिंग लीज होता है? बिल्कुल सर होता है। फाइनेंशियल लीज होता है, लीवरेज लीज होता है, ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या है, अरे नहीं, हाँ ये तो ऑल ऑफ दी अबव है ना, इसका मतलब ये सारे होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ऑपरेटिंग लीज होता क्या है। देखिए, एक दो बंदे होते हैं अपने, एक है लेसर और दूसरा है लेसी। ठीक है, ये है हो गया अपना लेसी। अब ये लेसी है, अब ये बंदा ना भागा भागा गया, लेसर भैया मुझे ना एसेट चाहिए, आप मुझे एसेट दे दो और ना इसके बदले में आप मुझसे ना पैसे ले लेना। लेसर कहता चल ठीक है, मैं देता हूँ तुझे एसेट अपनी, ये ले, मैंने तुझे अपनी एसेट कर दी ट्रांसफर, अब तू इसके बदले में मुझे मंथली रेंट पे करेगा। कहता हाँ पक्का पक्का, ठीक है। कहता जा तू यूज कर इस एसेट को और रेंट पे करता रहियो, ठीक है। और अगर कभी तुझे प्रॉब्लम हुई, कभी इसमें कोई खराबी आई इस एसेट में, तो मुझे बताइयो, मैं इस एसेट को सही करवा के दूंगा। क्या कहते हैं सर, अगर कभी इस एसेट में कोई प्रॉब्लम आई, कोई खराबी आई, तो मुझे बताइयो, मैं इस एसेट को सही करवा के दूंगा। इसे क्या कहते हैं आपा, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। और ये लीज जो होती है वो किसी भी एसेट, बाय चांस अगर आपकी एसेट जो है वो 10 साल की जो आपकी उसका लाइफ पीरियड है, मशीनरी या कोई भी एसेट है, उसका लाइफ अगर 10 साल का है, तो वो सिर्फ लीज पे दी जाएगी ज़्यादा से 3 या 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 या 4 साल के लिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग लीज। चलिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज क्या होती है? अब फाइनेंशियल लीज ये तो था देखो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता था ऑपरेटिंग में एक चीज बताना भूल गया। ऑपरेटिंग में क्या होगा, जब पीरियड एंड होगा ना, जब ये मान लो 3 साल के लिए आपको लीज पे दे दी लेसर ने, अब ये पीरियड एंड होने के बाद ये जो एसेट है ना, ये जो एसेट यहाँ पे इसने दी है, ये वापस ले लेगा, ठीक है। ओनरशिप उसने ट्रांसफर नहीं करी थी, उसने काम करने के लिए दिया था तेरे को। लेसी को कहा, लेसी तू जा काम करके मुझे जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा मुझे वापस दे के जाइयो, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये कर देगा। और ये एक बात और, लेसर कभी भी पर्टिकुलर एक लेसी से नहीं कमाता, वो डिफरेंट लेसीज से कमाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल लीज पे। फाइनेंशियल लीज क्या होता है, ये होता है अगर लाइफ किसी भी एसेट की है वो 10 साल की है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक दी जाती है, जैसे कि 8 साल या फिर
9 साल तक ये दी जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल लीज। उसमें क्या होता था, उसमें वापस ले लिया जाता था। फाइनेंशियल लीज में जब मान लो आपको एसेट दी गई 8 साल के लिए, लेसर ने लेसी को एसेट दी 8 सालों के लिए, अब 8 सालों के बाद लेसर वापस आएगा लेसी को एसेट देने। लेसर कहेगा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए एसेट अपनी, ये फाइनेंशियल लीज है। और फाइनेंशियल लीज में लेसर मैं मतलब लेसर लेसी को जब एसेट देता है तो पीरियड खत्म होने के बाद अगर तू इसे खरीदना चाहता है तो तू खरीद सकता है, मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दे। लेसी तो राजी हो गया, ओ बेटे ये तो बढ़िया यार, मजा आ गया, एसेट भी मेरी होगी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, एसेट जो है वो लेसी की ही हो जाएगी, कुछ पैसे देने के बाद लेसर इसको इसकी ओनरशिप इसके हवाले कर देगा, ठीक है। इसी का कहते हैं आप फाइनेंशियल लीज। थर्ड वन लीवरेज लीज। लीवरेज लीज एक बहुत गजब की चीज है, मतलब वो ना टिपिकल सी लगती है कई बच्चों को, ठीक है। टिपिकल नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। ट्रिपेट लीज कहते हैं इसे, ट्रिपेट कहते हैं इसे। ट्रिपेट का मतलब है ट्राई। ट्राई मतलब यहाँ पे 3 बंदे आएंगे, यहाँ पे इन दोनों में क्या था, इन दोनों में ना 2 बंदे आएंगे, एक कौन, एक लेसर और एक दूसरा लेसी। लीवरेज लीज में क्या होता है, लीवरेज लीज में ना ये लेसर है, ये लेसी है, ठीक है। ये कौन है, ये लेसर है अपना और ये अपनी लेसी है, ठीक है। लेसर क्या कहता, लेसर के पास ना लेसी आया, कहता भाई साहब मुझे ना एसेट चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे बिजनेस करना है ऐसा ऐसा, ठीक है। कहता ठीक है तू रुक 2 दिन दे मुझे, उसके बाद तेरे को एसेट मैं लीज पे दे दूंगा। कहता ठीक है। अब लेसर था तेज खोपड़ी का, कहता रुक यार अब बिजनेस तो आया, बिजनेस मैं भी करता हूँ। तो लेसर कहता यार मेरे पास ना पैसा तो है नहीं ना, मेरे पास एसेट है, मैं करूँ क्या। अब यहाँ पे एक पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इक्विपमेंट सप्लायर। क्या कहते हैं, इक्विपमेंट सप्लायर। दोबारा आप साथ बोलो मेरे साथ, इक्विपमेंट सप्लायर। क्या कहते हैं, इक्विपमेंट सप्लायर। यहाँ एक पर्सन आएगा, कौन आएगा, अपना इक्विपमेंट सप्लायर। लेसर भागा भागा जाएगा इसके पास कहेगा भाई साहब मेरे पास ना एक डील है, और ये मतलब बताएगा भी नहीं, तो वो सीधा कहेगा भाई साहब मुझे ना एक एसेट खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए आपसे। कहता ठीक है भाई तू ले जा पैसा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आया लेसर कहाँ गया, लेसर अब गया मार्केट में। लेसर कहाँ गया, मार्केट में एसेट परचेज करके आया और उसके बाद गया लेसी के पास। कह ले भाई तेरी एसेट पकड़। क्या पकड़, तेरी एसेट पकड़, तू मेरे को इसके बदले में पैसे देता रही हो, पैसे देता रही हो। हुआ क्या देखो, लेसर ने एक चीज लीज पे ली, ठीक है। लेसर ने एक चीज लीज पे ली, किससे, लेसर ने एक चीज लीज पे ली इक्विपमेंट सप्लायर से या लोन पे ली, जैसे भी मार्केट से। लीज पे लेके लीज पे देना, क्या करना, लीज पे लेके और लीज पे देना, इसे क्या कहते हैं हम, लीवरेज लीज, ठीक है। इसे हम कहते हैं लीवरेज लीज, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए हैं लीज, ठीक है। इसमें और भी होते हैं, सेल एंड लीज बैक, एक होता है डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज, ठीक है। सेल में होता है भाई वो सेल एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मतलब वो ठीक है, उनका सेल कर देता है उस चीज़ के बाद में, ठीक है। डोमेस्टिक लीज जब हम डोमेस्टिक अपनी कंट्री में ही जो एसेट है वो जब डोमेस्टिक कंट्री की होगी तो वहीं उसे हम डोमेस्टिक कहेंगे, इंटरनेशनल की होगी तो इंटरनेशनल कहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर अपने पास इसका 4, ठीक है। आंसर क्या अपने पास इसका 4, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैकिंग थ्योरी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू। अब सर ये पैकिंग थ्योरी क्या होता है, मेरे को तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना, काफियों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर बीकॉम आपने करी होगी तो शायद उधर किसी ने पढ़ाया ना हो, क्योंकि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का है, ठीक है। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाया नहीं होगा शायद किसी ने, नेट इनकम अप्रोच, एनओए अप्रोच और एमएम मॉडल आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो पैकिंग थ्योरी में क्या होता है, पैकिंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जहां पे हम बात करते हैं अपने रिटेन्ड अर्निंग की, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस की बात करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग की बात नहीं करते, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस क्या होती है, प्रेफरेंस कहते हैं कि अगर कंपनी को जरूरत है तो वो सबसे पहले पैसा निकाले रिटेन्ड अर्निंग से, ठीक है। सबसे पहले पैसा निकाले अपने रिटेन्ड अर्निंग से। ये क्या कहता है, ये कहता है पैकिंग थ्योरी, ठीक है।
तो इन पैकिंग ऑर्डर थ्योरी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू, तो वो किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो कहते हैं भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे रहे हो तो किसको दोगे, रिटेन्ड अर्निंग को। भाई आपने पैसा, आपका प्रॉफिट हुआ, अब रिटेन्ड अर्निंग होती क्या, पहले उसके बारे में सुन लीजिए। रिटेन्ड अर्निंग वो अर्निंग है जब आपकी प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, आपने डिविडेंड ना देने की बजाय आपने डिविडेंड देना था, ठीक है, आप डिविडेंड देते हो, आपने डिविडेंड नहीं दिया और डिविडेंड देने की बजाय आपने क्या किया, इस पैसे को वापस रख लिया अपने रिजर्व्स में, अपने खाते में रख लिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रिटेन कर लेना, जो अर्निंग हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिटेन कर लेना, अपने पास रख लेना, इसे कहते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो पैकिंग थ्योरी क्या कहती है, पैकिंग थ्योरी कहती है अगर आपको कभी पैसों की जरूरत है तो आप सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग का यूज कीजिए, फिर आप डिबेंचर्स का यूज कीजिए, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो आप इक्विटी शेयर्स का यूज कीजिए, न्यू इक्विटी शेयर्स आप इशू कीजिए, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं अपने लिए, ठीक है। तो बात करता है कि पैकिंग थ्योरी में आप लोग सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग का यूज कीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या है अपने पास इसका, थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसने फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा ना यहाँ पे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, तो होता है रिटेन अर्निंग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ लीवरेज्ड फर्म इज हायर देन द अनलीवर्ड फर्म, ठीक है। लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म होती कौन सी है, पहली बात तो, ठीक है। अब क्वेश्चन ना देखते ही, अब देखो लीवर्ड फॉर्म वैसे जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता उसको बता दो। लीवर्ड फॉर्म होती है जब हम, जहां पे हम डिबेंचर्स का यूज करते हैं, और अनलीवर्ड फॉर्म वो होती है जहां पे हम डिबेंचर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ना, कईयों के तो माइंड में सीधा ही आया होगा, वाह यार MM थ्योरी, चक क्वेश्चन सही। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन सही नहीं है आपका, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। क्यों, इसके पीछे रीजन है। आपको NI अप्रोच क्या कहती है, एक बार रिमाइंड कीजिए, आपको NI अप्रोच क्या कहती है। क्या आपको NI अप्रोच ये नहीं कहती कि आप डिबेंचर्स का ज्यादा यूज करोगे तो आपकी ओवरऑल कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, कहती है कि नहीं कहती है। क्वेश्चन देखो, दोबारा पढ़ो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज हायर देन द अनलीवर्ड फर्म, जो वैल्यू है लीवर्ड फर्म की वो हायर होती है अनलीवर्ड फर्म की, अनलीवर्ड फर्म से। तो जब आप डेट का यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या कम नहीं आएगी, है ना, आप ऐसे ही बनाते होगे, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप डेट का ज्यादा से ज्यादा, आप डेट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा मन करे उतना करो 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 करो। NI अप्रोच ये कहती है ना, तो NI अप्रोच कहती है आप डेट का जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा जो हमारी कॉस्ट है इक्विटी की, किसकी कॉस्ट, इक्विटी की, वो हो जाएगी कांस्टेंट, और जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो आ जाएगी डिमिनिशिंग, मतलब डाउन आ जाएगी, वो हो जाएगी कम। ये ओवरऑल कॉस्ट है अपने पास, ठीक है, ये क्या है अपने पास, KO है, ये अपने पास KO है, ठीक है। तो डिबेंचर आप जितना यूज करोगे तो आपकी KO उतनी कम आएगी। तो क्या डिबेंचर के यूज करने से आपकी जो लीवर्ड फर्म है, लीवर्ड फर्म ये ना जिसमें डिबेंचर यूज कर रहे हैं, तो डिबेंचर के क्या यूज करने से आपकी कॉस्ट कम नहीं आ रही, इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू जो वैल्यू है फर्म की वो क्या इंक्रीज नहीं हो रही है ना। तो नेट इनकम अप्रोच यही बोलता है आपको, ठीक है। दूसरा MM मॉडल विद टैक्सेस, ये भी यही बात बोलता है, ये भी यही बात बोलता है कि आप डिबेंचर को जितना ज्यादा यूज करोगे वहां पे उसका फायदा होगा। क्योंकि फायदा कैसे, जब आप प्रॉफिट में से अपना डिबेंचर को जब हम पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट आप माइनस कर देते हो। जब आप टैक्स पे करते हो तो टैक्स क्या इंटरेस्ट में से डिडक्टेबल नहीं होता, तो हमको टैक्स का फायदा मिलता है वहां पे, और टैक्स का फायदा मिलने की वजह से जो हमारी वैल्यू होती है फर्म की वो इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे वेल्थ होती है, हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो दोनों थ्योरी है, नेट इनकम अप्रोच और MM मॉडल विद टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस में नहीं होती कभी भी, ध्यान रखना इस चीज को, विद टैक्सेस लिखा है तो विद टैक्सेस में आपकी जो फर्म की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, बोथ A एंड C। अकेला इसको मत करना भाई मेरे, प्लीज मत करना ये अकेला, ये MM मॉडल विद टैक्स अकेला मत करना, ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है, नेट इनकम अप्रोच भी है और
MM मॉडल विद टैक्सेस भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बीटा इज ए मेजरिंग ऑफ, सर बीटा है बेटा है, अरे बीटा है भाई साहब, बीटा बीटा, ठीक है बीटा। तो बीटा क्या है, बीटा क्या है, बीटा किस चीज के लिए यूज होता है, उसको क्या मेजर करने के लिए करते हैं, क्या प्रॉफिट को मेजर करने के लिए करते हैं, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। रिस्क को, जी हाँ। क्या लॉस को, नहीं सर। रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, अरे क्या बात कर दी, बिल्कुल भी नहीं। हम बीटा को यूज करते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए, ठीक है। रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग बीटा का यूज करते हैं। और बीटा लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, हमने पढ़ा होगा उसमें, अपने मैथ्स में पढ़ा होगा आपने 10th 11th में, ठीक है। तो ये बीटा क्या होता है, बीटा जो हम यूज करते हैं वो रिस्क को मेजर करने के लिए करते हैं। इसमें अनलीवरिंग और रीलीवरिंग बीटा भी होती है, ठीक है इसमें। तो वो भी डिटेल में, वो काफ़ी डिटेल है, तो अभी वो इतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्या टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा अपना जो है वो रिस्क को इंक्रीज करने के लिए, सॉरी मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं, फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल द एवरेज कॉस्ट ऑफ, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है द एवरेज कॉस्ट ऑफ, किसकी एवरेज होती है वो, ठीक है। तो वो एवरेज किसकी है, क्या वो ऑल बोरोइंग्स की, नहीं सर बोरोइंग्स की कैसे हो सकती है, डेट की, अकेली डेट की तो आपने बात ही कैसे कर दी, ठीक है गुस्सा आ जाएगा अब। ऑल सोर्सेज, बिल्कुल सर ऑल सोर्सेज की होती है, कैसे, हमारे पास ऑल जितने भी सोर्सेज हैं, देखो ये क्या फर्क क्या कह रहा है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल द एवरेज कॉस्ट ऑफ, एवरेज किसकी कॉस्ट, ऑल सोर्सेज की। जब हम सभी सोर्सेज की एवरेज निकाल देंगे, एवरेज कॉस्ट करेंगे, तो वो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, चलो रिटेन्ड अर्निंग आर कॉस्ट फ्री होता है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग आर द चीपर देन द एक्सटर्नल इक्विटी, दोबारा पढ़ो सर, क्या रिटेन अर्निंग जो है वो चीपर है, जो रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या चीपर है एक्सटर्नल इक्विटी से, बिल्कुल सर है, क्योंकि अभी आपने पढ़ाया लास्ट, अभी 2 क्वेश्चन पहले आपने यही तो पढ़ाया कि जो रिटेन्ड अर्निंग होती है उसका सबसे पहले यूज करना चाहिए, पैकिंग थ्योरी में आपने बोला था अभी, बिल्कुल डियर। जो ये है रिटेन्ड अर्निंग है वो चीपर होती है एक्सटर्नल इक्विटी से, ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन इंटरनल इक्विटी, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक्सटर्नल इक्विटी मतलब अगर आप न्यू इशू कर दोगे शेयर, तो आपका क्या रिस्क बढ़ नहीं जाएगा, ऐसा ही होगा। अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया, अपने न्यू इशू कर दिया अपने इक्विटी को, तो आपका रिस्क इंक्रीज नहीं हो जाएगा। अब इंक्रीज होने से रिस्क, आपकी तो वैल्यू जो है वो फर्म की वो डाउन हो जाएगी। तो ये चीपर नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीपर नहीं होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग आर कॉस्टलियर देन एक्सटर्नल रेट, नहीं सर सेम बात कर रहे हो आप, बार बार वो बात ना करो, ठीक है। तो सेम बात है। तो क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आर चीपर देन द एक्सटर्नल इक्विटी, बिल्कुल सही है, यही होता है, रिटेन्ड अर्निंग चीपर होती है एक्सटर्नल इक्विटी से, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, जो एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है वो किस पे बेस है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कैपिटल बजटिंग नहीं, कैपिटल बस्टिंग सिर्फ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, साउंड कैपिटल बस्टिंग, ठीक है। हालांकि चाहे साउंड कहो चाहे कैसे भी कहो, आपकी जो सबसे बेटर होगी, वैसे 2 तरह की होती है ना, हम प्रॉफिट भी यूज करते हैं और कैश फ्लो भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें हम लोग नहीं देखते, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम जब लेके चलते हैं तो वो डेप्रिसिएशन जैसे हमारे जो खर्चे हैं वो बेफालतू में लेके चलते हैं, जिनका कोई तुक नहीं है, ठीक है। तो उसका हमारा जो उस पर है इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो हमारा सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, कैश फ्लो। आगे भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लास्ट डिविडेंड पेड, ये तो कोई तुक ही नहीं बना, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, कैश फ्लो। साउंड कैपिटल बस्टिंग जो होती है उसमें हम कैश फ्लो लेके चलते हैं, कैश फ्लो के बेस पे हम सारी की सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल बस्टिंग मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, कैपिटल बस्टिंग किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का। हम किस में करते हैं, जब हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। चलिए, एनपीवी टेक्निक इज बेस्ड ऑन, एनपीवी जो टेक्निक है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है। वो किस पे बेस्ड है, क्या वो एवरेजिंग प्रोसीजर बेस्ड है, नहीं सर एवरेज प्रोसीजर पे नहीं बेस्ड, ठीक है।
एनपीवी का मतलब पता है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू किस पे बेस्ड है? कंपाउंडिंग प्रोसीजर? नहीं सर, कंपाउंडिंग की यहाँ बात नहीं होती है। डिस्काउंटिंग प्रोसीजर? बिल्कुल सर, क्योंकि जब हम एनपीवी निकालते हैं तो हम उसको वहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए, फर्स्ट डिस्काउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? ठीक है, अब इनमें से कौन से आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पार्ट हैं, सॉरी टेक्निक्स हैं? ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमारे पास टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? क्या EOQ जो हमारे पास टेक्निक है वो होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की? हाँ सर, सुना तो है कि EOQ नाम से कोई टेक्निक होती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, अगर सुना है तो EOQ जो है वो टेक्निक है किसकी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। ठीक है, और ABC टेक्निक वो भी है, बिल्कुल है, ABC टेक्निक सुनी होगी आपने। अच्छा, आपको ना एक चीज ध्यान हो, हमने अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, वहां पे एक ABC टेक्निक आती है। रिमाइंड करो जल्दी, ABC टेक्निक वहां पे भी आती है। लेकिन वो जो ABC, वो वाली ABC और ये वाली ABC, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो जिट है, जिट हमने वहां भी पढ़ी थी और यहाँ भी पढ़ी, यहाँ भी है। तो ये जिट ये वाला सेम है, लेकिन ABC थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तीनों टेक्निक्स जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है। चलो, अब EOQ है। EOQ क्या होता है? EOQ टेक्निक जो है उसका नाम क्या है एक्चुअली में, पूरा जो फुल फॉर्म है इसका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नाम है इसका। और जो आप बात करते हो, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है भाई आप कितना स्टॉक मांगना चाहिए जिससे कॉस्ट कम हो आपकी। ठीक है, आपकी कितनी कॉस्ट कम हो वो आप वहां पे देखते हो। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं आप ABC टेक्निक की। ठीक है, ABC टेक्निक कौन सी होती है? ABC में ना 3 कैटेगरी हो जाती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं, A, B और C। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है, A, B और C। ABC में क्या है? आप 60 to 70% जो वैल्यूबल चीज होती है, अब जिस तरह आप मान लो आप किसी ना किराना की शॉप पे जाओ। ठीक है, किराना की शॉप पे जाओ, या फिर चलो किराना की शॉप पे गए। ठीक है, एक पर्सन है, ये पर्सन ना किराना की शॉप पे गया। ठीक है, तो ये पर्सन किराना की शॉप पे गया। अब ये क्या कहता, वहां जाके इसने देखा, वहां जाके इसने क्या देखा कि जो ना बढ़िया जिसके रेट ज़्यादा हैं, जैसे तेल हो गया, है ना, सरसों का तेल हो गया या रिफाइंड का तेल हो गया, ये और जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, जो मतलब थोड़ी और चीज़ें महंगी हैं, वो क्या है, वो ना एक अच्छे शेल में रखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद इसने देखा कि ना जो वो है अपने पास चॉकलेट, वो होगी चॉकलेट्स होगी। ठीक है, चॉकलेट्स क्या है, चॉकलेट ना यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, चॉकलेट किस में रखी गई है? फ्रिज में रखी गई है। ठीक है, और जो ओएस लटके हुए हैं, आप खाते थे ना पहले ओएस वगैरह, वो क्या था, वो रखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, वो रखे गए हैं अपने पास यहाँ पे, कहाँ पे लटकाए होते हैं ना वो रस्सी पे, वहां पे। ठीक है, तो ABC ये होती है। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज होती है उसे हम ए कैटेगरी में रखते हैं, जो थोड़ी सी लेस होती है उसे B में रखते हैं, और जो सबसे ज्यादा लेस होती है उसे हम C में रखते हैं। ठीक है, तो ये होती है अपने पास ABC टेक्निक। जिट हमने उधर भी पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो वो वाली नहीं देखी, उसमें MCQs में मैंने ऐसे ही करवाया डिटेल में, तो वहां देख लीजिए। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, जब हम 0 लेवल पे स्टॉक को मेंटेन करते हैं ना, उसे हम जिट कहते हैं। भाई हम पहले से स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे, पहले जाएंगे मार्केट में, पता करके आएंगे, ऑर्डर लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों टेक्निक जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज करने की टेक्निक है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 4th। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑफ मोटिव ऑफ कैश मैनेजमेंट? मोटिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, अभी आपको ना टेक्निक करवाई मैंने किसकी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो आपको मैं हल्का सा इसके बारे में, अभी जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, इन दोनों को अटैच करूंगा, थोड़ा सा सिमिलर है, तो ध्यान देना। ठीक है, कैश मैनेजमेंट होता क्या है? पहली बात तो जो हम कैश को मैनेज करते हैं और उसको क्यों मैनेज किया जाता है, वो बात यहाँ पे है। ठीक है, वो बात यहाँ पे है। पहली बात, अगर आपके पास कैश पड़ा है, अगर आपके पास कैश पड़ा है, पड़ा रहेगा, ठीक है,
तो क्या आप जो आपके पास जो रेगुलर में ट्रांजेक्शन है वो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल सर कर पाएंगे। तो ट्रांजेक्शन मोटिव होता है? जी सर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव वो मोटिव होता है जब कोई इमरजेंसी आ जाए, क्योंकि देखो आपका फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, कभी भी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको उस जो इमरजेंसी है उसमें काम करने के लिए अपने पास पैसा होना जरूरी है। बिल्कुल सर जरूरी है। प्रिकॉशनरी मोटिव भी होना चाहिए। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है? स्पेक्युलेटिव मोटिव ना होता है जब आपके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, जैसे आप ना कहीं एक प्रोडक्ट से एक किसी काम से कमा रहे थे आप 1 लाख रुपए। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई 3 लाख रुपए की। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तो अब क्या आपको 3 लाख वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो गेन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोली है। तो आपके पास स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर सही बात बोली है। फिर कंपनसेशन मोटिव। ठीक है, अभी मैं ना यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट बनाता हूँ, अभी आपको बताऊंगा क्यों बनाया है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपनसेशन मोटिव की। कंपनसेशन मोटिव क्या होता है? आप बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके पास एक अपना करंट अकाउंट होना चाहिए। होना चाहिए? बोलो, होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो करंट अकाउंट में, या आप सेविंग अकाउंट की बात भी करो, अगर आप एसबीआई में जाओ तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है। ध्यान हो तो, अगर आपके पास एसबीआई में हो या ओबीसी तो खैर अभी रहा नहीं, ठीक है, मतलब पीएनबी में मर्ज हो गया, तो क्या है इनके पास, जिससे ओबीसी में था 2500 का आपके पास मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, एसबीआई में 3000 का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, ऐसा है ना। तो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये अपने पास कैश होना चाहिए। ये हम खुद नहीं करते, ये हमसे करवाया जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट में पैसे रखवाए जाते हैं कि भाई इतने इतने की आपको रखने मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंपनसेशन मोटिव होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं इन्वेंट्री के साथ ना इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करवाऊंगा आपका। ठीक है, तो इन्वेंट्री में जो आपका मोटिव होगा इन्वेंट्री को मैनेज करने का, ये तो था कि इसका कैश को मैनेज करने का। इसका आंसर पहले तो देख लो, फोर्थ है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हैं वो इसके पार्ट हैं। ठीक है, अब ये चारों कैश के हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कंपनसेशन मोटिव को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों इन्वेंट्री पार्ट है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया था। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होनी चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशनरी के लिए और स्पेक्युलेटिव के लिए। कंपनसेशन का मोटिव यहाँ पे नहीं आता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 12th क्वेश्चन आंसर क्या है? फिफ्थ। मैंने यहाँ पे ना एक ऑप्शन जान के फालतू लिया था ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकूं पूरा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? फिफ्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कैश मैनेजमेंट में कंपनसेशन, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव चारों आते हैं, और इन्वेंट्री में कंपनसेशन को छोड़ के ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव मोटिव तीनों आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ। देखो 13th क्वेश्चन पे आपका लगभग हाफ सिलेबस रिवाइज हो चुका है। जो मोटा मोटा पार्ट था ना वो मैंने आपको बता दिया है, बस आपको जाके अब रिवीजन करनी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और शेयर कीजिए जितना भी हो सके, ताकि और लोग जुड़ें। और अभी आने वाला टाइम में हम लोग +1 +2 के लिए, बीकॉम एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए हम लोग सभी वीडियोज लाएंगे। थोड़ा अभी काम करेंगे, ठीक है, इस पर, और धीरे धीरे चलते हुए आगे अपने पास पहुंचेंगे। ठीक है, सभी के लिए बहुत मतलब वैल्यूएबल चीज रहेगी, ऐसा नहीं होगा बस टाइम पास कुछ नहीं। ठीक है, तो एक अच्छे से अपन चलेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए और ठीक है अपना देखते रहो इसको, सीधी सी बात ही है यार, मतलब ज़्यादा क्या बोलना। ठीक है, चलिए डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ किस में से किया जाता है? ठीक है, अब किस में से किया जाता है? क्या वो जनरल रिजर्व में से किया जाता है? नहीं सर, क्या बात कर दी, जनरल रिजर्व में कैसे कर सकते हो आप? डिविडेंड जनरल रिजर्व में से करोगे हैं? क्या अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स में से? फिर गलत बात बोल रहे हो सर। बिफोर प्रॉफिट में से? सर ज़्यादा हो गया। बिफोर प्रॉफिट में से कैसे कर लोगे? क्या आपको टैक्स नहीं पे करना है? गवर्नमेंट ने आपका टैक्स माफ़ किया हुआ है? बताओ किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ। आफ्टर टैक्स में से? बिल्कुल सर, आप आफ्टर टैक्स में से पे करोगे, क्योंकि टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके बाद आप डिविडेंड पे करते हो। डिविडेंड की बात चल रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही है। इंटरेस्ट आप टैक्स से पहले पे करते हो,
उसका टैक्स का बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट की वजह से डिबेंचर्स का। डिविडेंड बाद में पे करते हो जितना प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आंसर क्या है इसका ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गॉर्डन्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज। अब जो गॉर्डन मॉडल है वो कहता क्या है, पहली बात तो गॉर्डन मॉडल होता क्या है, इसमें दो तरह के मॉडल है ना, वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, और उसके बाद दो मॉडल और आते हैं, वो होते हैं अपने पास एक और आता है रेसिड्यू मॉडल, ठीक है। तो वोल्टर मॉडल करा देता हूँ इसमें, गॉर्डन और वोल्टर दोनों ही। वोल्टर मॉडल क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आपका आर ज्यादा है के ई से, ठीक है। सर एक बार ना डिटेल में बता दो प्लीज, आर और के ई होता क्या है, पहली बात तो हमको तो पता ही नहीं, ठीक है, कईयों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो आर वो रेट होता है जो कंपनी अर्न करती है, आर वो रेट होता है जो कंपनी अर्न करती है, और के ई वो होता है जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, कंपनी जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जिस तरह एग्जांपल लो आप, आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 15 और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो है 10, ठीक है, 15 ज्यादा है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में कंपनी को डीपी रेशियो है वो जीरो मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है आपको ये 15 के 15 डिविडेंड पे कर देने चाहिए रिवर्स, ठीक है। इसको मान लो आप 15 और इसको मान लो आप 18, ये लो, ठीक है, ऐसे मान लो इसको। अब दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या थी, जब आर आपका ज्यादा है के से, अब दूसरी सिचुएशन क्या है, जब आर आपका कम है के से, ठीक है। जब आपका आर के से कम है तो अब क्या है, आपके पास पैसा तो है नहीं, पैसा कम है, मतलब प्रॉफिट आपका कम हुआ है ना, और एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको जो अपनी रिटेंशन है ना वो 100% करनी होगी, डीपी रेशियो जो है वो आपको 100% करनी होगी। इसमें क्या आपको रिटेन नहीं करना और डिविडेंड पे कर देने। पहले में क्या था, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, अगर सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। अगर आपकी आर ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी आर ज्यादा है के से, ठीक है, तो आपको डीपी रेशियो 0 मेंटेन करना होगा, ठीक है, ये मैं सही बोल रहा था। और उस टाइम क्या होगा, रिटेंशन जो है वो आपको 100% करनी होगी, ठीक है, मैं सही बोला था, सही बोला था। आपको रिटेंशन पूरी करनी पड़ेगी, 100% रिटेंशन करनी पड़ेगी, मतलब आप सारा का सारा पैसा अपने पास रख लो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा करा दूं, ये रुको, एक बार मैं दोबारा करा दूं, मैं ना इरेज कर दूं इसको, दोबारा कराऊं, वेट, ये लीजिए, ठीक है, मैं दोबारा करते हैं। वोल्टर मॉडल क्या कहते हैं, पहले बात करते हैं अपन वोल्टर मॉडल की, ठीक है। वोल्टर मॉडल क्या कहते हैं, अगर आर ज्यादा है किससे, के ई से, ठीक है, के ई से ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, आप अपने डीपी रेशियो को 0 कर लीजिए और 100% रिटेन कर लो। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, सीधी सी बात, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो सारा का सारा पैसा रख लो, अगर आपका प्रॉफिट कम है तो सारा का सारा पैसा बांट दो, ठीक है। अगर आपके पास जो प्रॉफिट है वो 10 है और आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो है 8, तो क्या करो, सारा का सारा रख लो। अगर उल्टा है, अगर वो है 8 और आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो है 10, तो सारा का सारा इनको दे दो। अगर ये भी है 8 और ये भी है 8, तो मर्जी है कंपनी की वो क्या करना चाहती है, ठीक है। ये कहता है गॉर्डन मॉडल। मैं फिर से ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये लो। अब इस ब्रैकेट का मतलब है गॉर्डन मॉडल में क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल सेम बात करता है यही वाली, कि अगर आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप सारा का सारा रिटेन कर लो, अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो आप सारा का सारा पे आउट कर दो, ठीक है, मतलब डिविडेंड पे कर दो। मगर इस केस में जब ये इक्वल की बात होती है तो इस केस में क्या कहता है गॉर्डन, कहता है अगर पैसा आप भी उतना ही कमा के दोगे, मैं भी उतना ही कमाऊंगा, ठीक है। पहले क्या था कि पैसा 10, मैं अगर कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वहां से जो है कंपनी वो है 10 का प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी जो है तो वो 10 का प्रॉफिट कमा रही है, और अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो 8 इन्वेस्ट करूंगा, तो इससे बढ़िया कि कंपनी कर ले।
अगर कंपनी कहीं पैसा लगा रही है और वो 8 का इन्वेस्ट करके 8 का रिटर्न कमा रही है, और अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वो 10 का कमाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई मैं ही कमा लूँ, है ना, तो मैं ही पैसा ले लूंगा। मतलब ये इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं का मतलब है पैसा, सॉरी, मैं का मतलब है इन्वेस्टर। उसके बाद अगर वो कहता है अगर मैं भी 8 रुपये कमाऊँ, आप भी 8 रुपये कमा रहे हो, तो इससे बढ़िया ये नहीं है कि मैं ही कमा लूँ, है ना। कंपनी का मेन मोटिव देखो क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, यही होता है ना। तो मेन काम तो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो वो कहते हैं भाई आप कमाओ चाहे मैं कमाऊं, एक ही बात है, ठीक है, इक्वल ही बात है। लेकिन गॉर्डन यहाँ क्या कहता है, गॉर्डन कहते हैं कि बर्ड इन दी हैंड, वो आर्ग्यूमेंट देता है कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन दी बुश, ठीक है, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन दी बुश। कि भाई आज जो पैसा मिल जाए, कल को पता नहीं क्या बात हो, कंपनी भाग जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, पैसा तो मुझे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे गोल्डन मॉडल जो है वो यहाँ पे आके बात करता है कि नहीं भाई ये चीज़ क्या है, इस वाले कंडीशन में पैसा जो है वो ले लेना चाहिए, डिविडेंड ले लेना चाहिए, ठीक है, डिविडेंड को पे कर देना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गलत बता दिया पहले, ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा क्लियर किया आपको। तो दोबारा से एक बार वीडियो पॉज करके और ध्यान से समझ लेना, लिख लेना, लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी चीज़, ठीक है। गोल्डन मॉडल क्या है, गोल्डन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन सिंपल सा था, ठीक है, मैंने डिटेल करा दी आपको वोल्टर की और गॉर्डन की भी। इसका दूसरा नाम क्या है, वो दूसरा नाम क्या है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, ठीक है। क्या नाम है इसका, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है। एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन रेफर्स टू, अब एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, वो वही बात है। क्या एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता है कि हम अपने डील विद पर्सन हु प्रोवाइड कैश एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी? नहीं सर, ये क्या बात हुई, इमरजेंसी के टाइम कोई प्रोवाइड करेगा उस एसेट सिक्योरिटाइजेशन थोड़ा ना कहेंगे, है ना, नहीं कहेंगे। फिर क्या कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश? नहीं सर, सिक्योरिटीज को कैश में नहीं। लिक्विड एसेट्स टू इलिक्विड एसेट्स? नहीं सर, नहीं सर, लिक्विड एसेट को इलिक्विड एसेट में करके करोगे क्या आप? नहीं, गलत बोल रहे हो। फिर कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स टू लिक्विड एसेट्स, बिल्कुल सर ये बात सही है, क्योंकि एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता ही यही है कि कंपनी अपने इलिक्विड एसेट्स को उनको लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। कंपनी जो क्या है, अपने इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसे कहते हैं अपना एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एक प्रोसेस चलता है, जब पैसा कहीं से नहीं मिल रहा ना, तो हम वो क्या करते हैं, अपने एसेट्स को ना, जो हमारे पास कहीं से पैसे की बिल पड़ा है, तो वो उसको लिक्विड एसेट्स में करते हैं, मतलब किसी और को देके उससे पैसा ले लेते हैं, और जो दूसरा पर्सन है जिससे हमने लेने थे, वो पैसा हमें जब देगा तो हम आगे पे कर देंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब क्या है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब इसमें होते कौन कौन से बंदे हैं, वो इसने पूछा है कि इसमें पर्सन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अपना है ओरिजिनेटर होता है, बिल्कुल होता है, एसपीवी होता है, इन्वेस्टर भी होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या है इसमें अपने पास ओरिजिनेटर जो है वो, एक मिनट, अपने पास ओरिजिनेटर भी होता है, एसपीवी भी होता है, और अपने पास इन्वेस्टर भी होता है, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों पर्सन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, ओरिजिनेटर एक ऐसा पर्सन है जो ओनर है एसेट का, ठीक है। इसने क्या किया, इसने ना लोन दिया, एक किसी पर्सन को लोन दिया, और उससे बदले में पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसने बोल दिया कि भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप क्या करना, आप मेरे पास आना 1 साल के बाद। ओए होए, बहुत टाइम दे दिया यार, चलो 1 साल के बाद आना, और मुझसे क्या करना, पैसा ले जाना, और इसके मेरे जो मैं पैसा दूंगा उसकी गारंटी दे रहा हूँ, और ये आपके पास ना एक मैं बिल दे रहा हूँ, ठीक है, एक पर्ची ही दे रहा हूँ, ये दिखाना और मेरे से ले जाना पैसा। कहता ठीक है। अब ओरिजिनेटर को ना पैसे की जरूरत पड़ी, इस ओरिजिनेटर को पैसे की जरूरत पड़ी, ये ओरिजिनेटर है, ठीक है, हंस रहा था, ओरिजिनेटर को पैसे की जरूरत पड़ी, ये क्या हुआ, अब ये गया इस एसपीवी के पास। क्या कहता है, एसपीवी का मतलब क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इनको ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इनको क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ओरिजिनेटर क्या है, वो एसपीवी के पास गया,
उसको क्या किया, उसको ये जो पर्ची थी ना उसको सेल करी, ठीक है, उसको करी, और इसने ना ये मान लो ये जो ये पर्ची थी ना वो थी 100 की, मान लो कि चलो 1 लाख की थी, ठीक है, 3, 4 और 5, ठीक है, चलो क्या थी वो 1 लाख की थी। अब क्या करेगा, जो एसपीवी होगा ना वो एसपीवी इसको टुकड़ों में बांटेगा। टुकड़ों में बांटने का मतलब है कि इसको ना 100 में बांट दिया, 100 में बांट दिया, ठीक है। अब 100 में बांटने के बाद क्या है, इसको क्या किया उसने, इसको ना 100 में बांटने के बाद इन्वेस्टर को बेच दिया, ठीक है, इन्वेस्टर्स को दे दिया। इन्वेस्टर्स को देने के बाद क्या हुआ, इन्वेस्टर्स इसको पैसा प्रोवाइड करेंगे एसपीवी को, एसपीवी ओरिजिनेटर को देगा, ओरिजिनेटर का काम चल गया, इन्वेस्टर का काम चल गया। अब जब ये बंदा 1 साल बाद पैसे इसको देगा ओरिजिनेटर को, ये क्या करेगा, एसपीवी को देगा, और ये क्या करेगा, इन्वेस्टर को देगा। इसका भी काम चल गया, इसका भी काम चल गया, इसका भी काम चल गया, और इसका भी काम चल गया, सबका काम चल गया, ठीक है। तो इसमें पर्सन क्या होता है, ये मैंने पूरी प्रोसेस बता दी आपको, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन में होता क्या है, ये सारे के सारे पर्सन आपके इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, एक्सचेंज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। फिक्स्ड फॉरेन रेट, फ्लेक्सिबल फॉरेन रेट और क्लीन रेट, ठीक है। देखो मैं इसमें बता दूं, ठीक है, थोड़े से अब जो क्वेश्चन है बाकी के 4 बच्चे हुए थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन हैं, प्लीज इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। होता क्या है, हाउ द एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, एक्सचेंज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, फिक्स्ड फॉरेन और फिक्स्ड फॉरेन रेट, फ्लेक्सिबल फॉरेन रेट और क्लीन रेट। फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में ना जब कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी रेट को फिक्स करती है, पहले होता था अब नहीं होता, ठीक है, 1973 से पहले होता था, जब गोल्ड के बेस पे या डॉलर के बेस पे फिक्स किया जाता था फॉरेन एक्सचेंज रेट को, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल फॉरेन रेट में क्या है, फ्लेक्सिबल में ना दो आते हैं, एक आता है अपने पास मैनेज्ड, एक आता है अपने पास मैनेज, या इसी को कहते हैं हम लोग डर्टी, ठीक है, डर्टी, और ये क्या है, क्लीन। क्लीन अकेला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एक होता है मैनेज या डर्टी, एक होता है क्लीन। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी आती है, ये है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में एक है मैनेज और क्लीन, और दूसरा है अपने पास, सॉरी, मैनेज और डर्टी, और दूसरा है अपने पास क्लीन। अब यहाँ मैनेज में क्या होगा, मैनेज में गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट ना दखल देगी, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी यहाँ पे बार बार आके। क्लीन में क्या है, क्लीन में अपनी मर्जी। अब मर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिबल में ये टोटली बेस्ड है डिमांड एंड सप्लाई पे। किस पे बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से यहाँ पे फॉरेन रेट को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बोथ, ठीक है। तो आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए ये आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू द फिशर इफेक्ट थ्योरी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू फिशर इफेक्ट थ्योरी, ठीक है। फिशर इफेक्ट थ्योरी, अब ना फिशर इफेक्ट थ्योरी है यहाँ पे ना तीन थ्योरीज थी जब प्राइस को वहां पे मतलब डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिनेशन करने के लिए एक्सचेंज रेट को 3 थ्योरी से निकाली गई थी, परचेजिंग पावर पैरिटी, फिशर इफेक्ट और इंटरनेशनल इफेक्ट, फिशर इफेक्ट, ठीक है। तो फिशर इफेक्ट क्या कहता था, फिशर इफेक्ट में ये कहता था कि भाई जो उसमें क्या था, परचेजिंग पावर पैरिटी में तो ये कहता था भी जो प्राइस चेंज होते हैं वैसे तो हर प्राइस के हर कंट्री में हर प्राइस का सेम होता है रेट, ठीक है। क्या कहता था, परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या कहता था कि हर प्राइस का हर प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में सेम होता है, और अगर डिफरेंस आया तो वो आएगा इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहते हैं, अगर अगर प्राइस चेंज हुआ, वैसे तो प्राइस हर प्रोडक्ट का हर कंट्री में सेम होता है, अगर चेंज आया तो वो इन्फ्लेशन की वजह से आएगा। फिर फिशर आया, फिशर क्या कहता है, कहता नहीं इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होता, वो होता है रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से। अगर कोई चेंज होगा तो वो रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से होगा, लेकिन यहाँ पे इस बेवकूफ ने ये बात भी कह दी कि वैसे तो रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से ही होता है, मगर रियल इंटरेस्ट क्या होता है, वो ना कांस्टेंट होता है। मतलब अगर यूएस में 3 है इंटरेस्ट रेट तो इंडिया में भी 3 होगा। तो महाराज की जो है यहाँ पे बात निकली थी वो गलत निकली थी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे भी अपना जो है वो रेट
डिफरेंट होगा अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपनी तगड़ी वाली बेइज्जती करवाई थी फिशर ने, ठीक है। पहले तो लोकल बेइज्जती कराई, फिर उसके बाद जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक बार और बेइज्जती करवाई थी इसने, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो वैसे ही बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही, आप इसको ध्यान रखो कि मैंने तीनों की बता दी। होता क्या है एक्चुअल में, जो मेनली हमारे पास है बात, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या कहते हैं, वैसे तो हर प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो हर कंट्री में सेम रहेंगे, अगर चेंज आएगा तो वो इन्फ्लेशन की वजह से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्स विच आर ओनली फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, ठीक है। जो रेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन होता है, जैसे आपको ये देखो, ये ना लगाओ, ठीक है। यहां पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं लूंगा आपसे $1, मैं आपसे लूंगा $1 ₹50 के हिसाब से, कल को मार्केट में कितना मर्जी प्राइस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में मैं आपसे ये पैसा लूंगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हुआ कब, इस पॉइंट पे हुआ, ठीक है। और ये पार्ट कितना है, ये 3 मंथ है, ठीक है। अब प्राइस चेंज होते रहेंगे डॉलर के। यहाँ पे मान लो 47 रुपए था, मान लो यहाँ पे 47 रुपए था, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 रुपए हुआ, फिर यहाँ पे 53 रुपए हुआ, फिर यहाँ पे 60 रुपए हुआ, और फिर यहाँ पे 70 रुपए हुआ। प्राइस कुछ भी हो सकता है, अप डाउन कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, अभी मैं आपसे 3 महीने बाद जब पैसे लूंगा तो वो $1 50 रुपए के हिसाब से लूंगा, ठीक है। तो ये वाला रेट, इन दोनों के बीच का जो रिस्क है, इन दोनों के बीच का जो रिस्क है, इन दोनों के बीच का जो रिस्क है, ये सारा क्या है, ये हम ऑपरेटिंग करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग का मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग उसके लिए करते हैं, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है भाई। हमने यहाँ पे अपने अकाउंट्स मेंटेन करने, इसलिए हम लोग ये रेट लेके चलते हैं। तो इनका जो रिस्क है, और या जो ये अमाउंट्स है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर कहते हैं। इन एक्सपोजर्स को, इनको एक्सपोजर कहते हैं। और ये एक्सपोजर कौन सा होता है, ये होता है ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर। और जो स्पॉट प्राइस है, क्या है, स्पॉट प्राइस, दो चीज होते हैं, ये है स्पॉट प्राइस, और ये जो था वो था स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस होता है जिसपे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो स्पॉट प्राइस वो प्राइस है जो आज का प्राइस है, मतलब यहां इस पॉइंट का प्राइस है 70 रुपए। 70 रुपए है अपना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। 70 रुपए क्या है अपने पास, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो देखो ट्रांसलेशनल, जो पहले ट्रांजेक्शन करना, तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, ठीक है। एक्चुअल में जब पेमेंट होगी तो अपना क्या हो गया, ट्रांसलेशनल एक्सपोजर। इस क्या अकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए है वो ये सारे हैं, और इनको कहते हैं अपन ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर आपने किया हुआ तो प्लीज पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और आंसर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो दोबारा चलाइए। अगर नहीं किया हुआ, समझना चाहते हो तो पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर करना। चलो समझ रहा हूं मैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, मगर देखो आपका मैंने लगभग 1 घंटे से पहले आपको पूरा बिजनेस फाइनेंस ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है आगे जाके। चलिए, इन कॉल ऑप्शन क्या कहते हैं, इन कॉल ऑप्शन 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन और बाय ऑप्शन, ठीक है। अब क्या है, कॉल ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन की सिचुएशन है तो ऑप्शन प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस। ध्यान रखो, बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अगर आपका स्पॉट प्राइस, अगर आपका ऑप्शन प्राइस ज्यादा है स्पॉट प्राइस से, ठीक है। क्या है, अगर आपका ऑप्शन प्राइस ज्यादा है स्पॉट प्राइस से, और अगर इफ यू आर ए कॉल सेलर, ध्यान से, फिर कह रहा हूं ध्यान से, और आप क्या हो, कॉल सेलर हो, तो आप क्या करोगे, है ना। अब यहां पे बात आती है कॉल सेलर की। अब देखो मैं आपको ना एक सिंपल से बताता हूं। आपके गली में ना एक सब्जी वाला आया, और आप क्या कह रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, भैया सब्जी लेनी है, इधर आओ, है ना। ऐसे बुलाओगे ना नॉर्मल, या भैया एक बार आना, इधर सब्जी लेनी है। कॉल कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। परचेज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, कॉल की बात करते हैं। और जब हम सेलर कौन है, सेलर वो सब्जी वाला,
ठीक है। ऑप्शन एक्चुअल में होता क्या है, ऑप्शन वो होता है जब हमारे पास राइट होता है कि हम एग्जीक्यूट करें या ना करें, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया आपको ये 50 रुपए में था, अब फॉरवर्ड या फ्यूचर होता तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, सॉरी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि अब चाहे प्राइस हमको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमारी मर्जी है। अगर हम यहाँ पे 70 के अकॉर्डिंग, सॉरी 50 के अकॉर्डिंग है, तो हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे उस ऑप्शन को, तो उस सेलर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा उससे, ठीक है। अब यहां बात चल रही है, एक तो बात कर रहा है कॉल ऑप्शन की, फिर बात कर रहा है कॉल सेलर की। अगर आप कॉल सेलर हो, आपने किसी पर्सन को दिया है ऑप्शन, उसको राइट दिया है एक्सरसाइज करने और ना करने का, ठीक है। और एक कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन की सिचुएशन है, और अगर ऑप्शन प्राइस ज्यादा है, मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, उस मतलब सामने वाला पर्सन का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। इन कॉल ऑप्शन प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस इफ यू आर ए कॉल सेलर, देन व्हाट यू डू। तो एक्सरसाइज दी कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात करें सर, अब इतनी बड़ी गाथा आपने गाई है, एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सरसाइज जो अपना है कॉल बायर करेगा ना, कॉल सेलर कैसे कर सकता है। अगर कॉल बायर करेगा तो ही कॉल सेलर को करना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको कॉल बायर ने इस कॉल सेलर को ऑप्शन प्रीमियम पे किया हुआ है, और कॉल बायर का उतना ही लॉस होगा, ठीक है। मतलब अगर कॉल सेलर का अगर जितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉल बायर का उतना ही लॉस होगा, ठीक है। मतलब अगर इसने 1 लाख का इसको पे किया हुआ है, ऑप्शन प्रीमियम पे किया हुआ है, तो इसका 1 लाख का प्रॉफिट है और इसका 1 लाख का ही लॉस है, ठीक है। अब अगले की मर्जी अब कि वो ऑप्शन प्रीमियम पे करने के बाद स्पॉट प्राइस वाले दिन, एक्चुअल डे वाले दिन वो उसको एक्सरसाइज करे या ना करे, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन दी शेयर मार्केट, नहीं सर शेयर मार्केट नहीं, अच्छा शेयर मार्केट में ही ये सारी चीज होती है, ठीक है। और जो अपनी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं उसकी फॉरवर्ड की, ठीक है, फॉरवर्ड किसके थ्रू होता है, फॉरवर्ड होता है बैंक के थ्रू, फ्यूचर और ऑप्शन होता है अपना शेयर मार्केट के थ्रू, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कॉल बायर, बिल्कुल सर आपने पहले ऑप्शन में यही बताया कि कॉल बायर अगर करेगा तो ही होगा, इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर नहीं। अगर कॉल बायर चाहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को, तो ही सेलर को करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है। थर्ड, कॉल बायर पे ही डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतना तो नहीं मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मजा आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।